अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं अपना 15th लेक्चर और इसको जो हमारा टॉपिक रह गया उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। सॉरी, हम मैनेजिंग ऑपरेशन हम बेसिकली पढ़ रहे हैं, चैप्टर 7 है और इस पर हम डिटेल में थोड़ा सा देख चुके हैं कि ऑपरेशंस क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमें डिस्कशन करने में रिगार्डिंग आपकी जो मिड टर्म है उसके लिए क्या प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, उस चीज़ में टाइम लग गया था। तो हम कोशिश करेंगे इसमें हम ज़्यादा हिस्सा ऐसा कवर करें ताकि लास्ट इसके बाद 16 चैप्टर के 16 लेक्चर के अंदर हम 20-25 मिनट का लेक्चर करके और उसको कंप्लीट करें ताकि आप प्रिपरेशन कर पाओ जो भी आपकी तैयारी रह गई है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से भी हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और आगे चलते हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं? द डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो भी हम काम कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से रिलेटेड, जो भी हम काम परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो कौन कर रहा होता है? मैनेजर्स कर रहे होते हैं। जो बंदा ये कर रहा होता है उसको हम ऑपरेशंस मैनेजर्स कहते हैं और जो काम हो रहे होते हैं उसे हम ऑपरेशंस कहते हैं। सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन देखी हमने दोनों चीज़ों की। और इसके बाद हमने नेक्स्ट डे देखा था कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। जब हम रिक्वायर्ड इनपुट यूज़ करके उसको यूटिलाइज करके आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो उसको वो प्रोडक्टिविटी का नाम होता है। एफिशिएंसी, आपको पता होना चाहिए एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी में होता है कि आप किस तरह से स्पेसिफिक इनपुट के अंदर बेस्ट से बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं, इसको एफिशिएंसी कहते हैं। सो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जितना आपने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसको आप रिक्वायर्ड लेबर के साथ डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है, कि आपकी लेबर कितनी इफेक्टिव है, कितनी अच्छे से प्रोड्यूस कर रही है उस चीज़ को। आफ्टर दैट प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के बाद कैपिटल है कि आपने जो सेल किया है, जो भी आपने सेल प्रोड्यूस की है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, और उसके लिए आप डिवाइड कर देते हो अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ, जो भी आपने पैसा लगा रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितना पैसा, मुझे कितने पैसे ने मुझे कितना पैसा कमा के दिया, मुझे कितनी सेल हुई है, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद हमने ये देखा था कि प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। एक स्मूथ फ्लो जो होता है काम का उसको हम प्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। इसको हम देख रहे होते हैं कि कितनी अवेलेबल में है, कितनी इन ट्रांजिट है, कितनी सेलिंग के लिए अवेलेबल है और कितनी बिक चुकी हैं, कितनी जो है बन रही हैं। ऑल दैट सारी वर्किंग स्टेजेस को देखना, इसको थारोली स्टडी करना, इसको हम प्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। जॉब शॉप का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए हम बहुत टाइम लगा रहे होते हैं, उसको ऑर्डर कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं। इस तरह स्मॉल बैच का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक सी क्वांटिटी रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स हम उसको प्रोडक्शन के सिस्टम में लेके आ रहे होते हैं। उसके बाद असेंबली लाइन का मतलब मैंने आपको असेंबली लाइन एक एग्जांपल भी दी थी टेलर की, कि किस तरह से हम एक जो है पर्सन वो 4 घंटे में एक बना रहा होता है, और अगर हम 4 बंदे यूज़ करें एक असेंबली लाइन की सिस्टम के थ्रू तो हम उन 4 पर्सन से क्या कर सकते हैं 16 यूनिट्स बना सकते हैं, जो कि इंडिविजुअल पर डिवाइड करें तो वो 4 घंटे में 4 प्रोडक्ट्स बना लेगा। इसके बाद कंटिन्यूस फ्लो प्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऐसी कुछ प्रोडक्शन होती हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर 12 मंथ काम हो रहा होता है, उसके बाद वो चल रही होती है। तो उसके लिए कैसे प्रोडक्शन का फ्लो बन सकता है, उसके लिए हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, उसको कैसे चला सकते हैं, ऑलरेडी ये सारा इस चीज़ से रिलेटेड होता है। अब जो हमारा मेन है, अब आपको पता है कि हम बार बार एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते चले आ रहे हैं, बार बार इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप कितना प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, जब आप बल्क में बनाते हो। जब भी आप बल्क में बनाते हो कॉस्ट एडवांटेज, कॉस्ट का आपको फायदा मिलता है ड्राइव फ्रॉम अ लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन। जब आप चीज़ बल्क में बनाते हो, चीज़ ज़्यादा बनाते हो, तो उसमें फ़ायदा क्या होता है आपको? उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको जो आपकी प्रोडक्शन होती है वो आपको किस सेंस में मिल रही होती है? वो आपको कास्ट रिड्यूस कर देती है आपकी। जब भी आप मैस प्रोडक्शन करते हो किसी चीज़ की, या फिर आप मैस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बनाना। जब भी हम किसी चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो हमारे पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। तो प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट बहुत मैटर करता है। किस तरह से हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल की तरफ जाना होता है हमें, जिसमें हम चीज़ों को ज़्यादा बनाते हैं और अपनी पर यूनिट कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं, और जिसपे हमें फ़ायदा ये होता है कि
इसका फायदा इस सेंस में होता है कि हमें प्राइसिंग जो है, हमें जो सेलिंग प्राइस लगानी है वो अपनी मर्जी की हम सेट कर सकते हैं. लर्निंग इफेक्ट्स, कॉस्ट सेविंग दैट कम फ्रॉम लर्निंग बाय डूइंग. डेफिनेटली जो चीज़ें आपको लर्निंग से आती हैं, जब उसके प्रैक्टिकली हाथ से करते हो जब आप कोई चीज़, तो उसके लिए डिसीजंस इफेक्टिव होते हैं, उसके लिए डिसीजंस स्पेसिफिक होते हैं. कॉस्ट सेविंग दैट कम्स फ्रॉम लर्निंग बाय डूइंग. कॉस्ट सेविंग कैसे आती है? जब आप काम करते हो, जब आप बिजनेस के ऊपर टाइम लगा लेते हो, टाइम स्पेंड कर लेते हो, तो उससे क्या होता है कि आपको फायदा होता है. लर्निंग बाय डूइंग मतलब कि इन शॉर्ट वर्ड्स कि आपने एक बिजनेस के अंदर 1 साल लगाया, तो आप उस बंदे से बेहतर जानते हो जो कि अभी नया नया आया है कि किस तरह से कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम काम कर रहे होते हैं, तो किस किस फैक्टर्स के थ्रू हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं. तो ये सिर्फ लर्निंग बाय डूइंग से आता है कि हम उसको सीखने के बाद उस पर अप्लाई कर सकते हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे उन्होंने 4-5 चीज़ें बताई हुई है. यहाँ पे उन्होंने एक डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट प्रोडक्शन सिस्टम बताए हुए हैं. एक जॉब शॉप होता है, एक स्मॉल बैच होता है, असेंबली लाइन होता है, न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, कंटिन्यूस फ्लो होता है. तो जॉब शॉप के लिए जब स्पेसिफिक प्रोडक्ट होती है, जॉब शॉप में अंदर वो प्रोडक्ट्स आती हैं जिसके अंदर एक इंडिविजुअल होता है, एक यूनिट होता है जिसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगा होता है. जो रेगुलर प्रोडक्ट नहीं होती, वो जो चेंज होती रहती है, उसके अंदर आपको टाइम चाहिए होता है, कंज्यूमिंग हाई कॉस्ट लगती है इसके अंदर. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस चीज़ के अंदर कितना ज़्यादा टाइम लगता है. अब जॉब शॉप में ऐसी प्रोडक्ट्स आती हैं, जॉब शॉप के अंदर इस तरह की प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि जिनके लिए दिमाग चाहिए होता है, जो कि टाइम टू टाइम चेंज नहीं होती, सॉरी टाइम टू टाइम चेंज होती हैं. हर कुछ मंथ के बाद इसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो इसके लिए हमें सोचना पड़ता है. तो ये हाई कॉस्ट होती है, इसके ऊपर कॉस्ट बहुत बियर करनी पड़ती है. तो इस तरह की प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉस्ट ज़्यादा होती है. फ्लेक्सिबल कस्टमाइज जो है वो कम होता है. इससे आप देख रहे हो कि नीचे में जो आपका नीचे वाली लाइन है, जो वर्टिकल स्लोप है जो आपका, वो आपको हाई कॉस्ट बता रहा है कि जॉब शॉप के ऊपर हाई कॉस्ट लगती है और इस पर टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, इसकी फ्लेक्सिबल कस्टमाइजेशन ज़्यादा होती है. ठीक है, तो ये आपको फिगर में ज़्यादा दिखा रहा है जो कि आपको राइट साइड पे ऊपर कॉर्नर पे नजर आ रहा है. उसके बाद स्मॉल बैच, ये वो चीज़ होती है जो कि उससे थोड़ी कम होती है, जो कि इतनी जल्दी चेंज नहीं आता, मतलब 2 महीने 3 महीने ये एक तरह की रहती है, ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं ये. तो इसके ऊपर आपका कॉस्ट उससे थोड़ी कम आती है. जॉब शॉप की कंपैरिजन के अंदर आपके स्मॉल बैच में आपकी कॉस्ट कम होती है. इसी तरह से असेंबली लाइन जो है, असेंबली लाइन के अंदर आप क्या करते हो, ये सीजनल होती है पर लेकिन चीज़ एक तरह की होती है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जिसके अंदर आप एक असेंबली लाइन बना लेते हो और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हो. इस तरह से कंटिन्यूस प्रोडक्शन का मतलब, फ्लो का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कोई खास चेंज नहीं आता, बहुत टाइम से ऐसे चल रहा होता है. तो आप इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं लेके आते और इससे काम पे लगा के रखते हो, मतलब कि जैसे वैसे ही चलाते रहते हो जैसे वो 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले चल रहा था. होप सो कि समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है ये. पीछे जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन्होंने अब इसकी कॉस्ट को डिफाइन किया है कि बेसिकली अगर हम ग्राफ में देखें तो हमें किसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, किसके अंदर कॉस्ट उससे कम पड़ रही है, या फिर उसके बाद असेंबली लाइन आ रहा है उसके ऊपर उससे कम कॉस्ट पड़ रही है. कंटिन्यूस के अंदर ये मेथड चेंज नहीं होता. कंटिन्यूस ऐसा फ्लो सिस्टम होता है, ऐसी प्रोडक्शन सिस्टम होता है जिसके अंदर आपका प्रोडक्शन सिस्टम चेंज नहीं होता, प्रोडक्शन का मेथड चेंज नहीं होता. तो इसके बाद आपका असेंबली लाइन है जिसके अंदर वो भी कंटिन्यूस के अंदर, इसके बाद जो असेंबली लाइन है वो कुछ टाइम के बाद चेंज होता है, मतलब साल के बाद, 2 साल के बाद. जैसे एक शर्ट बना रहे थे, अब उस शर्ट का डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो गया तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे. तो इसको हम असेंबली लाइन के बाद, कंटिन्यूस के बाद असेंबली लाइन की थोड़ी कॉस्ट महंगी होती है. उसके बाद जो ज़्यादा कॉस्ट होती है वो स्मॉल बैच की होती है, और उससे भी ज़्यादा कॉस्ट होती है वो जॉब शॉप की होती है, जिसके अंदर हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ आ रही होती है. जैसे हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं कि हर एक मंथ के अंदर हर कंपनी जो है एक मोबाइल लॉन्च करती है, तो उसको उसके लिए काम करना पड़ता है, तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी प्राइसिंग भी ज़्यादा होती है. इस चीज़ से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट मोबाइल नया आता है या उसकी कोई नए फीचर्स उसमें इंक्लूड होते हैं. अब यहाँ पे उन्होंने 2 तरह की दिए हुए हैं, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैथ कस्टमाइजेशन. मैथ कस्टमाइजेशन के अंदर हम डिटेल से देखते हैं ताकि आपको ये समझ आए. अब यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बेसिकली होता क्या है. अ सेट ऑफ
मेथोडोलॉजी, आप कुछ तरीके यूज करते हैं दैट अलाउस, जो आपको हेल्प करते हैं इंटरप्राइजेस, ऐसे तरीके जो कंपनीज को हेल्प करते हैं टू प्रोड्यूस अ वाइडर रेंज ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। आप इस तरह के तरीके इस्तेमाल करते हो, इस तरह के वेज यूज करते हो जिसके अंदर आपको कंपनी को हेल्प होती है कि वो बल्क में बना सकते हैं वाइडर रेंज ऑफ एंड्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ गिवन प्रोडक्शन सिस्टम। जो भी आपके पास मशीन्स लगी हुई हैं, जो भी आपके पास पैसा है, कैपिटल है, जो भी रिक्वायर्ड इनपुट है आपके पास, जो भी आपके पास अवेलेबल इनपुट है, उससे आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो विदाउट इंकरिंग अ कॉस्ट पेनल्टी। कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लगाते हो, जो भी रिक्वायर्ड आपके पास है उसको आप डिफरेंट मेथोडोलॉजीज यूज करके, डिफरेंट तरीके यूज करके, स्पेसिफिक और रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी जो आपके पास मौजूद है, मशीनरी मौजूद है, उससे आप आउटपुट प्रोड्यूस करते हो, उससे आप आउटपुट निकालते हो, उसको हम फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कहते हैं। फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि मेरे पास, हमारे पास ये वाली मशीन है और ये इतना प्रोड्यूस करती है, तो हमें इसी से ही काम करना और हमें इसी को ही किसी इस तरह के वे से यूज करना कि हम उसके अंदर बेटर हो सके, हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकें। मैथ कस्टमाइजेशन क्या होता है, जब आपको, जब मैथ का मतलब होता है कि बड़ी चीज बनाना, द एबिलिटी ऑफ कस्टमाइज दैट फाइनल आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन इंडिविजुअल कस्टमर रिक्वायर्ड विदाउट सफरिंग अ कॉस्ट पेनल्टी, मतलब विदाउट सफरिंग द कॉस्ट पेनल्टी का मतलब है कि बिना किसी नुकसान के, द एबिलिटी टू कस्टमाइज, कि चीज को चेंज कर पाए द फाइनल आउटपुट के, जो आपकी फाइनल आउटपुट होती है उसके अंदर आप चेंजेस लेके आते हो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इंडिविजुअल कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। पहले आप पूरी की पूरी प्रोडक्ट बना लेते हो और एंड पे जाके उसको चेंज करते हो, एंड पे जाके उसको थोड़ा सा चेंज का कस्टमाइज करते हो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। इसको हम मैथ कस्टमाइजेशन या मैथ कस्टमाइजेशन करते हैं। मतलब कि वो इसी का ही है कि न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं कि आप पहले जितना भी उसका बेसिक लेवल होता है, मतलब एक मोबाइल का एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर जितना भी जो अंदर का पार्ट होता है उसका एक डिजाइन होता है जो कि सबका सेम होता है। तो बाहर आने के बाद उसका हो सकता है कि उसके अंदर आप जो iOS होता है या फिर एंड्रॉइड का वर्जन होता है, जो भी वर्जन आप चलाना चाहो उसके अंदर, तो वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि हमने वही मोबाइल बनाया, थोड़ी सी माइनर सी चेंजेस है, कैमरा थोड़ा सा बड़ा कर दिया और उसके साथ बाकी सब कुछ वही है, सिर्फ इसके अंदर हम ये एंड्रॉइड का ये 9 वर्जन नहीं, हम इसमें 12 वर्जन चलाएंगे नॉट दैट। इसके बाद क्या है कि जब आप प्रोडक्ट बना रहे होते हो तो उसकी आइडेंटिफिकेशन लाजमी होती है, हर प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन उसका बार कोड होता है। जब आप कोई प्रोडक्ट उठा दो तो उसके अंदर 13 या 12 नंबर्स का एक बार कोड सिस्टम होता है, जिसके अंदर प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स, ये RFID का मतलब क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कोड या टैग्स कैन बी अटैच टू एन ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैक्ड। आपके पास एक टेक्नोलॉजी की हेल्प की मदद से हमारे पास एक क्या होता है, हमारे पास एक मशीन आ गई है जिससे हम स्कैन कर सकते हैं प्रोडक्ट को, और हर प्रोडक्ट के ऊपर एक बार कोड होता है जिसके बार कोड जिससे हम उसे स्कैन करते हैं, जो बता देता है कि इस प्रोडक्ट का ये नाम है, इस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग हम उसे देख सकते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक बार कोड लगा होता है। प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस इनोवेशन, जिसमें हम, मतलब हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी पड़ती, एक बहुत बार कोड दे दिया और बार कोड में सारी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से दे दी है। जैसे ही आप उसको रीड करोगे तो आपको हेल्प करेगा कि ये बार कोड बेसिकली इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ऑल दैट सारा कुछ पता चल जाएगा। आपको बार कोड की एग्जांपल इस सेंस से मिल सकती है, जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसके ऊपर जो लेबलिंग हुई हुई होती है, उस पर रैपर लगा हुआ होता है, लेबल लगा हुआ होता है, उसके ऊपर एक लाइनिंग फॉर्म के अंदर एक कोड होता है, लाइन्स लगी हुई होती हैं ब्लैक कलर की, जो कि 15-20 लाइन होती हैं, हर एक के नीचे कोड लिखा होता है 13-12 नंबर्स का, उसे हम बार कोड्स कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट कर दी जाती है, बता दी जाती है, उसे हम बार कोड सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई गई है कंफिगरिंग द प्रोडक्शन सिस्टम बिफोर क्रॉस डॉकिंग एंड, अब वो कह रहे हैं कि इससे पहले RFID टैग से पहले क्या होता है, अनलोड ट्रक, स्कैन इनकमिंग इन्वेंट्री, स्टोर इन्वेंट्री,
रिट्राइव इन्वेंट्री, स्कैन आउटस्टैंडिंग इन्वेंट्री, लोड ट्रक्स। पहले हमें ये सारी चीजें फेस करना पड़ती थी। आफ्टर क्रॉस डॉकिंग, अनलोड ट्रक्स, स्कैन। अब ये आपको ना बेसिकली आपको यहाँ से इस तरह समझ नहीं आएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि स्कैन करने का मतलब ये होता है कि जब भी आपके पास एक कोड आता है, आप उसको इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि मेरी कितने यूनिट कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ तक वो बेसिकली पड़े हुए हैं। सो इसके लिए हर एक चीज के लिए ट्रैकिंग होती है। तो बेसिकली ये बार कोड से ना बेसिकली एरे ट्रैकर यूज हो रहे हैं, एरे ट्रैकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कि मैं आपको किसी और चीज से रिलेटेड तो नहीं पता, लेकिन जिसका मेरा एक्सपीरियंस एक्सप्लोयर है, मैं आपको उससे रिलेटेड हेल्प कर सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ से अमेज़न से रिलेटेड एग्जाम्पल कोड करते हैं इसके लिए, ताकि आपको समझ आता है। अगर हमारा बार कोड नहीं लगा हुआ उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, हमने चाइना से ऑर्डर किया, चाइना, इससे पहले जो ऊपर अब पूरी लाइन दिखा रहे हैं उसमें है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हमें नहीं पता कि इन्वेंट्री कहाँ पे है। तो चाइना से वो चीज़ निकलती है और वो पहले आनी है अमेरिका में। अमेरिका में वो अमेज़न के पास जानी है, अमेज़न उसे स्कैन करना है, लेकिन स्कैनर सिस्टम है ही नहीं। स्कैनर सिस्टम किसी वो हमने लगाया ही नहीं उसके ऊपर कोड, तो हमें नहीं पता प्रोडक्ट हमारी कहाँ पहुंची। जब उन्हें रिसीव हो जाएगी, जब हम नाम बताएंगे, सारा कुछ उन्हें इन्फॉर्मेशन देंगे, वो चेक करेंगे, और जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो कुछ भी ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता है इसके अंदर। पर लेकिन चाइना एक बार कोड लगाता है उसके ऊपर, जो लास्ट में दिखाया गया है। वो बार कोड आपको हेल्प करता है किस चीज़ के अंदर, स्कैन करने में। जैसे ही अमेज़न को मिलती है, अमेज़न स्कैन करता है अपने बार कोड स्कैनर के थ्रू और बताता है कि ये आपकी प्रोडक्ट मुझे स्पेसिफिक ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव हो गई है, ऑनलाइन बता देता है आपको। सो हर एक जगह के ऊपर उसको स्कैन किया जा रहा होता है। सो जब बार कोड नहीं थे तो आपको टाइम पीरियड ये चीजें बहुत ज्यादा फेस करना पड़ती थी। उसके बाद बार कोड जब आ गए या क्रॉस टॉकिंग का मतलब आ गया, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी स्कैन करने में चीजों को। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अनलोड ट्रक स्कैन इनकमिंग इन्वेंट्री, स्टोर इन्वेंट्री। ये आपको तब समझ आएगा डिटेल के अंदर जब आप इसको कंसेप्चुअल पढ़ोगे, मतलब कि आप इसको रीडिंग करोगे। जब आप रीडिंग करोगे तो आपको ये क्लियर होना शुरू होगा कि बेसिकली बार कोड का बेसिकली हेल्प क्या होती है, क्योंकि हमें किस तरह से हेल्प करता है। इससे पहले हमारा क्या सिस्टम होता था और उसके बाद क्या सिस्टम होता है। सो यहाँ पे मैं आपको उस तरह से कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाऊंगा कि बेसिकली ये चीज क्या है। तो इससे रिलेटेड थोड़ी सी स्टडी कर लो, रीड आउट कर लो। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। पर लेकिन ये चीज रखो कि इसके अंदर जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बार कोड आपको चीजें आसान करने में हेल्प करता है, आपकी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन को बताने में हेल्प करता है। आफ्टर दैट एसेट यूटिलाइजेशन। अब आप जो पैसे लगा रहे हो, जो एसेट्स कुछ भी लगा रहे हो बिजनेस के अंदर, किसी भी फॉर्म में लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, फर्नीचर लगा रहे हो, अपना बिल्डिंग लगा रहे हो, मटेरियल लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, किसी भी सेंड में आप एसेट्स लगा रहे हो, तो बेसिकली ये आपका वर्किंग क्या होता है, कैपिटल होता है। दैट एक्सटेंड टू विच सेट्स आर वर्किंग जनरेशन इनकम फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। आपने एक चीज पुट करनी होती है जो आपको कमा के देती है, उसे हम एसेट कहते हैं। जो आपको कमा के देता है, जो आपको कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करके देता है, उसे हम एसेट्स कहते हैं। रियल टाइम प्राइसिंग, ऑप्टिमाइजेशन कैपेसिटी। एसेट यूटिलाइजेशन किस सेंस में सकती है। एसेट जो होते हैं ना, आपको बेसिकली पैसा होता है, जो सबसे बड़ी चीज होती है पैसा होता है बिजनेस के अंदर। उसके बाद आपकी अगर आपका फिजिकल बिजनेस है तो आपकी शॉप या ये चीजें आपका एसेट्स होती हैं। बिल्डिंग जो आपकी होती है, या फिर आपका फर्नीचर, ये सारा कुछ एसेट्स होता है। तो इसकी यूटिलाइजेशन जो है वो टाइम टू टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कितना पैसा दोबारा लगाना है, कितना एसेट्स दोबारा लगाना है, किस तरह से इसको लेके चलना है। इफेक्ट स्क्रैचलिंग, रियल टाइम प्राइसिंग, ये उन्होंने एक डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। इसमें वो आपको बता रहे हैं क्विक टर्नओवर। क्विक टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि सेल जो आपको कमा के देता है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको राइट साइड में नजर आ रहा है एफिशिएंट स्केड्यूलिंग। आपका टाइम टेबल जो है एसेट से रिलेटेड स्ट्रांग होना चाहिए। अब उन्होंने दो एरोस लगाए हैं इसके साथ। एक लगाया ऑप्टिमाइज कैपेसिटी, ठीक है। जो आपकी कैपेसिटी है, 5 लाख की है या 6 लाख की है, तो आप उसको अगर आप टाइमली एसेट्स प्रोवाइड कर देते हैं तो इससे फायदा क्या होता है कि आपकी कैपेसिटी आपकी जो 5 लाख 6 लाख की है वो 8 लाख 10 लाख की हो जाएगी, अगर आप एफिशिएंटली
स्केजुलिंग कर लेते हैं, आप उसका टाइम लाइन बना लेते हैं और आपको पता कर ले कि हम कितना जल्दी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। एसेट यूटिलाइजेशन को अगर हम इफेक्टिवली स्केड्यूल कर लें तो उससे हमारे ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी किसकी कैपेसिटी की, हमारी कैपेसिटी टाइम से बढ़ जाएगी। और इसका फायदा क्या होगा कि हमारा क्विक टर्नओवर होगा। क्विक टर्नओवर किस सेंस में होगा, जब हमें क्विक टर्नओवर होगा तो हम एसेट्स और लगा सकते हैं और हम उसको अगर हमने इफेक्टिवली स्केड्यूल किया है तो उससे हमें ऑप्टिमाइज कैपेसिटी मिल सकती है। और इसमें हमें रियल टाइम प्राइसिंग, मतलब हमें अप टू डेट रहना पड़ता है हर चीज से रिलेटेड, तो हमें हेल्प करता है। सो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट ये है डायग्राम का कि आपको टाइमलाइन बनानी होती है अपने एसेट से रिलेटेड, कि एसेट को किस तरह से यूटिलाइज करना है और अपने वर्किंग जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा बिजनेस चल रहा है, उसकी कैपेसिटी को किस तरह से इंक्रीज करना है और किस तरह से इफेक्टिवली उसको आगे लेके चलना है। आगे नेक्स्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट। यहाँ भी सिर्फ उन्होंने जनरल में डायग्राम दी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो बुक्स डिटेल से पढ़ सकते हो, बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल इसकी आपको दी गई हुई है। अब इसके अंदर है कि इंक्रीज, अब राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे सॉरी, इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी। अब आप कैसे क्वालिटी मैनेजमेंट कर सकते हो। मैनेजमेंट क्वालिटी करने का मतलब है कि जो भी आप मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसको, उसकी क्वालिटी कैसे मेजर कर सकते हो, उसको कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे इंक्रीज कर सकते हो उसको। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो जो भी प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ चुके हैं, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्टिविटी बेसिकली होती क्या है। तो आपको प्रोडक्टिविटी का नाम क्लियर होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी किसको वो हाईलाइट कर रहा है। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि कैसे हम गिवन रिक्वायर्ड रिसोर्सेज के अंदर हम जो है आउटकम प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। उसके बाद लोअर नेटवर्क एंड स्क्रैप कॉस्ट। जितनी भी इन इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कॉस्ट हमारी बढ़ा रही होती हैं, जो हमें नुकसान दे रही होती हैं, वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं, हम वो क्या करते हैं उसको कम करने की कोशिश करते हैं। और हमने पीछे पढ़ा है कि वो कैसे कम कर सकते हैं, जब हम वर्किंग एक्सपीरियंस में कुछ टाइम लगा चुके हों तो हमें पता होता है कि ये जो है कॉस्ट बढ़ाने वाली चीज़ें, स्क्रैप सारा निकालना है और इसको कम करना है ताकि हमारी कॉस्ट जो है वो कम से कम हो और हम प्राइसिंग अपनी मर्जी की लगा सकें। उसके बाद लोअर वारंटी कॉस्ट। वारंटी कॉस्ट होती है कि मतलब कि ना हम अगर अपनी प्रोडक्ट के अंदर जितना बेटरमेंट लेके आ सकें कि उसकी जितनी क्वालिटी बेहतर हो तो हमें ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी, हमारी कॉस्ट और रिड्यूस हो जाएगी। इम्प्रूव्ड रेपुटेशन, कि हम अपनी प्रोडक्ट को ऐसा बनाएं, ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाएं कि उसके अंदर क्वालिटी मैटर बहुत स्ट्रांग हो और लोग बहुत कम वापस करें। मतलब ये नहीं है कि 100 बेची है 50 वापस आ गई किसी न किसी डिफेक्टिव चीज़ की वजह से और वो आगे बिकी नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इम्प्रूव करनी है रेपुटेशन, ठीक है। इससे क्या होगा, ग्रेटर मैस वॉल्यूम। इससे हमें मतलब ये 4 चीज़ें जब हम करेंगे तो ये चीज़ें शो करेंगी कि 2 चीज़ें इसमें हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा कि लोअर कॉस्ट एंड हाई प्रॉफिटेबिलिटी। इससे हमारा क्या होगा कि जितनी हम कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, हमारा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट क्या है कि हम जिस तरह से भी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, जिस तरह से भी रिक्वायर्ड जो हमारे पास चीज़ें हैं, मशीनरी है रिक्वायर्ड, लिमिटेड सी चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं, उसको हम यूटिलाइज में लेके यूटिलाइजेशन करें उसकी और उससे बेस्ट आउटपुट लें और जितनी कॉस्ट रिड्यूस करते हैं उससे रिड्यूस करें और अपनी मर्जी की प्राइस लगाएं। इसे ही क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। उससे हमारा होगा क्या कि हम इकोनॉमी ऑफ स्केल को यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। कॉस्ट को रिड्यूस करने के बाद हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उससे हमें हेल्प हो सकती है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिखा है डायग्राम के अंदर जो आपको दिखाया जा रहा है कि आप इन 4 चीज़ों के ऊपर काम करें। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें, स्क्रैप जितना भी कॉस्ट जो आपको बियर करनी पड़ रही है उसको बीच में से निकालेंगे, इसी तरह से माइनस करें, खत्म करें। लोअर क्वांटिटी वेस्ट, अपने जो है वारंटी के अपने फिगर को कम करें। उसके बाद अपनी रेपुटेशन को इंक्रीज करें। जितना आप इन चीज़ों के ऊपर कमांड हासिल करते जाएंगे टाइम बाय टाइम, इससे आपको क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, आपको इस चीज़ से फायदा होगा। होप्स के डायग्राम समझ आगे होगी आपको। अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। इसको अब रिपीट करते जो भी अभी तक हमने पढ़ा, जो आगे 5-6 स्लाइड्स रह गई हैं नेक्स्ट में हम पूरा करके तो इसे कर लेंगे, पूरा खत्म कर लेंगे। आगे हमें देखना है कि मैनेजिंग इन्वेंट्री, बेसिकली हम इन्वेंट्री को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो जस्ट इन टाइम एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। इतना बड़ा चैप्टर नहीं, इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है ये, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ऑपरेशन बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज होती है जो कि मैनेजर परफॉर्म कर रहा होता है
और जो बंदा कर रहा होता है उसको मैनेज ऑपरेशंस कहते हैं, और जो काम सारे के सारे ऑपरेशंस कहलाते हैं। इसके बाद प्रोडक्टिविटी की रिक्वायर्ड आपके पास जो इनपुट जो रिक्वायर्ड है उसके लिए उसके यूज़ करते हुए आप बेस्ट आउटपुट निकालने की कोशिश करते हो। अगर बेहतरीन आउटपुट निकालते हो तो इसे एफिशिएंसी कहते हैं। नॉर्मल जो भी आप आउटपुट निकालते हो उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसी तरह से प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालनी है तो आप आउटपुट को डिवाइड कर दो अपने लेबर की कॉस्ट के साथ, जो भी लेबर आपकी लगी हुई है इनपुट पे है। उसके बाद आपने कैपिटल निकालना है, इस कैपिटल ने मुझे कितना कमा के दिया, कितना कैपिटल, तो आप सेल से डिवाइड कर दो अपने कैपिटल को। इस तरह से डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखें कि प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। एक इसके लिए हम जो है वो डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम के अंदर जो जॉब शॉप होती है वो स्पेशल किसी खास प्रोडक्ट्स के लिए होती है, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स के लिए होती है, जिसके लिए हमारी कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके अंदर हमारा टाइम लग रहा होता है, जिसके अंदर हमारा जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होती है, जिसमें हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती है। इसके बाद उससे जो नीचे वाली है उससे कॉस्ट कम होती है, जिसे हम स्मॉल बैच कहते हैं। ये एक बैच होता है बेसिकली, जिसमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होती हैं, ज़्यादा चेंजेस इसमें कुछ टाइम के बाद 3, 4, 6 मंथ के बाद चेंजेस आते हैं। इसके जबकि असेंबली लाइन ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें जो काफ़ी टाइम तक चलती हैं, साल 2 साल 3 साल, उसके बाद थोड़ी बहुत चेंजेस आती है। इसके जबकि कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऐसी फ्लो होता है प्रोडक्शन का, जिसके अंदर चेंजेस जो है माइनर से चेंजेस आती हैं, ना होने के बराबर चेंजेस आती हैं, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली एक ही तरह से काम चल रहा होता है, तो उसके लिए हमें कॉस्ट कम पड़ रही होती है। तो ये प्रोडक्शन सिस्टम, डिफरेंट प्रोडक्शन सिस्टम आपको बताए हुए हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। आप उसको स्टडी करोगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा और आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा कि बेसिकली चीज़ चल क्या रही है। उसके बाद मैथ प्रोडक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हमने देखी है। मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट में जाके आपको ग्राफ एक्सप्लेन करूँ डिटेल के अंदर। उसके बाद हमने देखा है कि टैग्स क्या होते हैं। बेसिकली टैग वो होता है, बेसिकली बार कोड होता है हर प्रोडक्ट के ऊपर, जिससे अंदर उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे उन्होंने एक डायग्राम दिखाई है, जिस डायग्राम के अंदर बता रहे हैं कि जब टैग नहीं होते थे तो हम कितनी चीज़ें फेस करनी पड़ती थी। जब हमारे पास क्रॉस डॉकिंग आना शुरू हुआ तो उसके बाद हमने काफ़ी चीज़ें रिड्यूस कर दी, और लास्ट में टैग्स को यूज़ करके हमने बहुत सारा अपना टाइम बचा लिया और अपनी चीज़ों को बेटर कर लिया। उसके बाद हमने देखा है कि एसिड की यूटिलाइजेशन किस तरह से होनी चाहिए। कि इसके लिए एसिड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी जो आपको राइट साइड में नज़र आ रही है वो है एफिशिएंट स्केजुलिंग। एफिशिएंट स्केजुलिंग का मीनिंग सिंपल सा है कि कैसे आप अपने टाइम प्लान बनाते हो और कैसे अपने एसेट को यूटिलाइज करते हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। और जितनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी उतनी ही आपको प्रॉफिटेबिलिटी में बेटरमेंट आएगी, उसको इंक्रीज होगा। तो आपके लिए एसेट यूटिलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एफिशिएंट स्केजुलिंग है कि आप टाइम लाइन उसकी कैसे बनाते हो, उसको कैसे यूटिलाइज करते हो। आफ्टर दैट क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर हमने 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट देखी जो आपको सामने बॉक्स में मिडिल में नज़र आ रही है। कि सबसे पहले हमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, फिर हमें जितने भी स्क्रैप्स है, कॉस्ट है जो कि हमारी कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं उसको कैसे रिड्यूस करना, देन हमें किस तरह से वारंटी कॉस्ट को कम करना है, या फिर इम्प्रूव करना है अपनी रेपुटेशन को। जब हम ये 4 चीज़ों के ऊपर कमांड ले लेंगे टाइम टू टाइम, जैसे हमारा टाइम बिजनेस में लगता जाएगा, तो हमें एक जो है काम करने का तरीका आ जाएगा और हमें पता चलेगा कैसे इस कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है। तो इससे हमें होगा क्या कि लोअर कॉस्ट होगी और हाई प्रोडक्टिविटी होगी हमारे इन चारों के कमांड लेने की वजह से। होप्स हो कि आपको ये समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है। और नेक्स्ट में हम देखते हैं मैनेजिंग इन्वेंट्री को कैसे हम डील कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,